नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज पढ़ेंगे हम माफ़ कीजिएगा, मध्यकालीन इतिहास में। आज हमको पढ़ना है चोल साम्राज्य। पता है, 3 साम्राज्यों का युग जो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे चोल साम्राज्य, जो कि एक नया चैप्टर है। ठीक है, यकीन कीजिए दोस्त, आपको पढ़ के थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप भी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी बेस आप भी पढ़ेंगे तो पढ़ के टाइम भी बर्बाद करेंगे, फिर वही खाँचेंगे, फिर उतना ही आपको सिलेबस बनाना पड़ेगा। उससे अच्छा है ये दिया हुआ नोट है, देखिए कहाँ तक आपको समझ में आता है, समझ समझ के लिखा कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्त। और हाँ, आज क्लास भूगोल वूगोल की नहीं हो पाएगी, क्योंकि लाइट नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, चलिए दोस्त, देख लेते हैं। चोल साम्राज्य 9वीं सदी। पूछता है कि चोल साम्राज्य का उदय कब हुआ? तो 9वीं सदी में। ठीक है, चोल साम्राज्य का उदय जो हुआ 9वीं सदी में हुआ है। ठीक है, इन्होंने प्रायद्वीप के एक बड़े भाग पर कब्जा किया था। प्रायद्वीप मतलब चोल यहीं थे ना, यहीं थे ना चोल। ठीक है, चोल यहीं थे। ठीक है, मैं आपको मैप से दिखाया था कि चोल कहाँ है। ठीक, श्रीलंका और मालदीव के द्वीपों को जीता था। पूछता है कि चोल किस वंश ने श्रीलंका और मालदीव के द्वीपों को जीता था? तो कौन था? वो चोल वंश था। ठीक है, अब आगे आ जाइएगा। चोल साम्राज्य का उदय कब हुआ देख लीजिएगा। चोल साम्राज्य का संस्थापक सबसे जरूरी है विजयालय था। ठीक, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पल्लवों के सामंत रह चुका था, आपको पता है। 850 में तंजावुर पर कब्जा किया। ठीक है, तंजावुर पर कब्जा किया। तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु। इसकी राजधानी तंजावुर या तंजौर थी। पूछता है कि चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर थी। ठीक, ये बात आपको याद रखना। ठीक है, दक्षिण तमिल भूमि, ठीक है, दक्षिण तमिल भूमि टोडमंडल पर उनका अधिकार हो गया। खास तौर पे तमिल क्षेत्र में आप लोग याद रखेंगे तो यही आपके लिए बहुत है। ठीक है, अब देख लीजिए कौन कौन से इसमें राजा हुए। चोल के प्रतापी राजा राजराज प्रथम। चोल के प्रतापी राजा राजराज प्रथम बहुत जरूरी है दोस्त, इनके बारे में पढ़ लीजिए, इनके बारे में पूरा आपको याद भी रखना है। ठीक है, कावेरी के काछार समेत पूरे तमिल क्षेत्र पर कब्जा किया था। कौन? राजराज प्रथम ने। ठीक है, अपने राज्य को कलिंग एवं उड़ीसा तक फैलाया। ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है कि राजराज प्रथम ने अपने राज्य को कहाँ से कहाँ तक फैलाया था। नहीं तो ऐसे पूछेगा कि कलिंग से उड़ीसा तक चोल साम्राज्य का कौन सा ऐसा राजा था जो अपना राज्य फैलाया था। ठीक है, त्रिवेंद्रम में नौसेना को हराया था, मदुरै को जीता और पांड्य राजा को बंदी बनाया था। पूछा जाता है कि पांड्य राजा को, ठीक है, पांड्य राजा को चोल साम्राज्य का कौन शासक हराया था? ये बात आपको एकदम 100% याद रखनी। ठीक है, मालदीव एवं श्रीलंका को जीता, यही है जो मालदीव और श्रीलंका को जीता था। ठीक है, लेकिन श्रीलंका के राजा महिन 5 था। उस समय श्रीलंका के राजा महिन 5 था। ठीक है, जिसको ये राजराज प्रथम ने हराया था। ये बात आपको याद रखना। ठीक है, तंजावुर या तंजौर का प्रसिद्ध मंदिर राजराजेश्वर मंदिर बनाया था। याद रखिए, तंजावुर या पूछता है कि तंजौर का मंदिर किस वंश ने बनाया था? तो चोल वंश ने। कौन राजा बनाया था चोल वंश का? तो राजराज प्रथम, आपको याद रखना। ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर भी ये बनवाया था। कौन? 1010 ईस्वी में, आपको याद रखना। ईस्वी में छोड़ भी देंगे तो कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, मंदिरों पर अभिलेख लिखवाने की प्रथा चलाए। पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा चोल साम्राज्य का राजा है कि जो मंदिरों पर अभिलेख लिखवाने का प्रचलन चलवाया था? तो कौन था? राजराज प्रथम। ठीक है, आज भी जाएंगे मंदिर में तो ये देखने को मिलेगा। ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। सवाल ऐसे आता है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया है? तो चोल वंश ने। कौन शासक था चोल वंश का? तो राज प्रथम था। ये आपको 100% बात याद रखनी। ठीक है, अब राजेंद्र प्रथम आ जाइए। राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी। छोड़ भी देंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बात इसमें मुख्य है, जहाँ से सवाल आ रहा है, मैं वो बता रहा हूँ, वो कम से कम आपको एकदम रटना है। देखिए, यह अपने पिता के राज्य में ही राजा बना था। सवाल मैं भी एग्जाम दिया हूँ, उसमें पूछा था कि चोल वंश का कौन सा ऐसा शासक था कि अपने पिता के राज्य में ही राजा बन चुका था। ठीक है, श्रीलंका के राजा एवं रानी के मुकुट और राज चिन्ह पर कब्जा कर लिया। ये बात आपको याद रखना। ठीक है, पाल शासक महिपाल को हराया। पता है ना कि पाल का शासक महिपाल था, उसको हराया।
इसी के उपलक्ष्य में गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। सवाल बहुत बार पूछ रहे, ठीक है। गंगईकोंड चोल, ये 100% याद रखना है। पूछता है कि ये किसने उपाधि धारण की थी, तो किसने किया था, तो राजेंद्र प्रथम है, ठीक है। गंगईकोंड चोल पुरमा को राजधानी बनाया। जो मैं लिखा हूँ 100% देखिए दोस्त, वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं लिखा हूँ, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देख लीजिए। श्री विजय साम्राज्य के राजा शैलेंद्र को राजेंद्र प्रथम ने नागपट्टनम में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति दी तथा इसके देखरेख के लिए एक गांव दान भी दिया। किसको पूछा जाता है कि श्री विजय साम्राज्य के राजा शैलेंद्र को चोल साम्राज्य कौन सा ऐसा शासक था जो एक बौद्ध मठ बनाने के लिए अनुमति दी थी और देखभाल के लिए गांव भी दान में दिया था, तो कौन था, राजेंद्र प्रथम था। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। यह सबसे प्रतापी राजा था, कौन, राजेंद्र प्रथम सबसे प्रतापी राजा था। ये बात आपको 100% याद रखनी है, ठीक है। अब आगे देख लीजिए। बंगाल की खाड़ी चोलों की झील बनी रही, पता है ना। देखिए ये अरब सागर होता है, इधर इधर बंगाल की खाड़ी होती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी यहीं तमिलनाडु में चोल साम्राज्य थे, ठीक है। देखिए मैथ से थोड़ा भी याद रख लीजिएगा तो चोल के बारे में जो भी आएगा आप लोग बता सकते हैं, ठीक। अगर मैथ से नहीं पढ़ेंगे दोस्त तो हमको नहीं लग रहा है कि उतना देर तक आपको याद रह पाएगा। चोलों के पास महान नौसेना थी, चीन में अनेक प्रतिमंडल भी भेजे थे, ठीक है। चोल ने श्रीलंका के प्राचीन राजधानी अनुराधा, श्रीलंका की प्राचीन राजधानी कौन थी, तो अनुराधा। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है, श्रीलंका की प्राचीन राजधानी कौन थी, तो वो अनुराधापुर थी, ठीक है। अनुराधा बस याद रखें, पूर्व मत लगाइए, ठीक है। चोलों का पतन 13वीं सदी में हो गया। चोल का पतन कब हो गया दोस्तों, 13वीं सदी में हो गया। ये चोल के बारे में है, बात आपको ये 100% याद रखना है, ठीक है। अब चोल साम्राज्य के बारे में कुछ जान लीजिए, कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। चोल शासन का स्थानीय स्वशासन कैसा था, जैसे मौर्य का होता है। इसी समय वेनिस के यात्री मार्को पोलो केरल आया, कब, चोल साम्राज्य के शासन में, ठीक है। प्रशासन की बुनियादी इकाई नाडु या इसमें अनेक गांव होते थे। देखिए प्रशासन की बुनियादी इकाई नाडु थी, ठीक है। यहाँ थी लगा दीजिए। इसमें अनेक गांव छोटे छोटे होते थे, मतलब नाडु में अनेक गांव छोटे छोटे होते थे, ये ठीक है, याद रखिए, ठीक है। नाडुओं को मिलाकर बलनाडु बनाए गए थे, याद रखना है। चोलों को 4 मंडलों या प्रांतों में बांटा गया था। पूछा जाता है कि चोलों को कितने प्रांतों में बांटा गया था, तो 4 प्रांतों में बांटा गया था, ठीक है। चोल सिंचाई के लिए कावेरी नदी का उपयोग करते थे, तो तमिलनाडु में कावेरी नदी बहती है तो प्रयोग भी उसका ही करेंगे। 2 सभाएं थी जिन्हें ऊर तथा सभा कहा जाता था। ऊर मने गांव की, सभा मतलब बड़ा सभा, ठीक है। ऊर मने गांव की सभा थी और महासभा मने गांव के लिए ऋण भी लेती तथा कर भी लगाती। कौन, महासभा गांव के लिए ऋण भी लेती है और कर भी लगाती है, ठीक, याद रखना, ठीक है। नागपट्टनम एक प्रमुख बंदरगाह था। पूछा जाता है कि चोल साम्राज्य का कौन सा प्रमुख बंदरगाह था दोस्तों, उस समय नागपट्टनम था। ये बात आपको याद रखनी है। सिर्फ इतना इनके बारे में आप लोग याद रख लेंगे तो मान के चलिए कि आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सांस्कृतिक जीवन कैसा था इनका, भाई सांस्कृतिक जीवन भी कैसा था, देखिए ये भक्ति आंदोलन का विकास हुआ इनके समय में। दक्षिण में मंदिर निर्माण कला इन्हीं के समय चरम पर पहुंची। देखिए पूछता है कि किस साम्राज्य के समय दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की कला चरम सीमा पर पहुंची, जैसे में कि स्थापत्य कला, मुगल कला में, मुगल शासन में पूछता है ना, ठीक है, कि चित्रकला किस में पहुंची, ठीक है। अब ऐसे ही इस शासन में पूछता है, आप लोग को याद रखना, ठीक। इस काल में द्रविड़ शैली का विकास हुआ, ये याद रखेगा, द्रविड़ शैली और मथुरा शैली, ये बात आपको एकदम 100% याद ही रखना है, ठीक है। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, ठीक, द माने दक्षिण, द माने द्रविड़ शैली, ठीक है। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। पूछा जाता है कांचीपुरम
का कैलाश मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो द्रविड़ शैली आपको याद रखना, ठीक है। होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण इसी समय हुआ। इसी समय श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा बनी। याद रखना है सब जो मैं लिखा हूँ। नटराज के मूर्ति शिव की कांस्य की बनी, जिसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कौन? चोल साम्राज्य के शासक। तमिल क्षेत्र में नायनार और अलवार संत हुए जो शिव तथा विष्णु के उपासक थे। पूछा जाता है कि नायनार किसके उपासक थे? तो शिव के और अलवार विष्णु के, ठीक है। संत के रचना को जिल्द कहते हैं। पूछा जाता है कि जिल्द क्या है? संत की एक रचना, ठीक। कंबन 12वीं सदी का कवि था। कंबन इस युग को तमिल क्षेत्र का स्वर्ण युग कहा जाता है। कौन? 12वीं सदी को। पंपा पोना और रन्ना कन्नड़ काव्य के 3 रत्न माने जाते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नन्नैया ने तेलुगु में महाभारत की रचना प्रारंभ की। कौन? नन्नैया। लोक विषय को तेलुगु में देसी अर्थात ग्राम्य कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। मैं आशा करूंगा दोस्त कि आप लोग नोट बना कर देखिए, नोट बनाएंगे, एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उसके बाद खुद आपको समझ में आएगा कि क्या लिखे हैं, क्या गलत लिखे, क्या सही लिखे हैं, और इतना से काम चल जा रहा है कि नहीं चल जा रहा है। जब तक आप लोग अपना मूल्यांकन नहीं करेंगे दोस्त, तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी दोस्तों को। इसी तरह मध्यकालीन भारत के बाद हम प्राचीन इतिहास पढ़ाएंगे, प्राचीन के बाद आपको आधुनिक भारत पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी दोस्तों को। बाय।